हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। तो हम लोग एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी चैप्टर नंबर 26 सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1/3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, ऊपर राइट साइड आई बटन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, you will have to know that the constitution has not fixed the tenure of a judge of the supreme court. in easy words में आप ऐसे समझो कि जैसे और सभी पोस्ट का एक टाइम लिमिट होता है कि आप इतने दिनों तक काम कर सकते हो। जैसे एमपी का टाइम पीरियड 5 साल तक होता है, प्रेसिडेंट का पीरियड 5 साल तक होता है। अब वो अलग बात है कि वो दोबारा आ गए या आप चाहो तो उन्हें हटा सकते हो, बट जज के केस में ऐसा नहीं होता है। बस दो कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जज को इम्पीच किया जाता है, वो भी आगे हम पढ़ाएंगे। सो देयर आर 3 प्रोविजंस ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई टाइम पीरियड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जब तक वो हटाए नहीं जाएंगे टिल 65 एज, तब तक वो जज रहेंगे। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन टेन्योर ऑफ जजेस हैजंट बीन फिक्स्ड। बट अगर ये बात आ रही है कि जजेस के कितने एज हो रहे हैं, 65 एज के करेंटली है भी या नहीं है, तब पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि पार्लियामेंट कोई अथॉरिटी को या कमेटी बना के जजेस की एज चेक करवा सकते हैं कि ये 65 ईयर्स के है भी कि नहीं है। नंबर 2, जजेस रिजाइन दे सकते हैं बिफोर 65 कभी भी बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। नंबर 3, जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट चाहे तो जज को रिमूव कर सकता है एट ऑफिस टाइम। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस की। तो अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? तो बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। अगर ये दोनों चाहे तो जज को रिमूव कर सकते हैं। अब एक बात ये भी है दोस्तों कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है, बट थोड़ा टफ प्रोसेस है। मतलब कमेटी वगैरह बनाई जाती है, वो भी अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो अब पार्लियामेंट कैसे रिमूव कर सकता है, अब ये हम जानते हैं। तो पार्लियामेंट ऐसे रिमूव कर सकता है बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट लोकसभा एंड राज्यसभा हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मींस अगर जज को हटाना ही है तो पार्लियामेंट इस चीज को लिखित में दे प्रेसिडेंट को। और आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आज तक एक भी जज को इम्पीच नहीं हुए हैं। सॉरी, इम्पीच वर्ड नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ये प्रेसिडेंट के लिए डिजर्व रहता है ये वर्ड, इम्पीच वर्ड। इन अदर वर्ड्स, आज तक एक भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। हाँ, एक बार प्रोसीडिंग हुई थी 1991 में, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। अब जज को रिमूव करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो जज को रिमूव करना ही है तो दो ग्राउंड्स हैं। पहले मिसबिहेवियर प्रूव करना होगा, यानी दुर्व्यवहार प्रूव करना होगा, एंड दूसरा इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। ये दोनों जब तक किसी जज में नहीं साबित हो जाती, ये दोनों क्वालिटीज, तब तक किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। अब कौन करेगा इस चीज को साबित? यानी अभी जो मैंने डिस्कस किया आपसे, पहला मिसबिहेवियर एंड दूसरा इनकैपेसिटी। इन दोनों चीज को कौन भी मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा जज में, तो वो भी अभी हम जल्दी आ रहे हैं उस टॉपिक पे। नाउ द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या है ये? इट रेगुलेट्स द प्रोसीड्यूर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ ए जजेस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब आप ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको हटाने के लिए जो प्रोसीजर एक्ट रेगुलेट होता है, उसे हम द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 बोलते हैं। इस एक्ट में 7 प्रोसीजर है जिससे ये पता चलता है कि जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है, यानी कैसे हटाया जाता है। तो नंबर 1, जो लोकसभा है उससे 100 मेंबर्स और राज्यसभा से 50 मेंबर लिख के दे स्पीकर और चेयरमैन को कि इस जज को हटाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये रिमूवल मोशन दोनों हाउस में एक साथ आए, ये किसी भी हाउस से निकल के आ सकता है। नंबर 2, अब स्पीकर या चेयरमैन चाहे तो उसको उस मतलब वो जो मोशन मोशन दिया गया है, अब स्पीकर या चेयरमैन चाहे तो उसको एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, भले ही फुल मेजोरिटी के साथ क्यों ना दिया गया हो। नंबर 3, और अगर ये मोशन एडमिट हो भी गया हाउस में, तो चाहे तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में वो 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करेंगे और उन्हें ये बोला जाएगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इल्जाम लगे हैं उसे इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है। नंबर 4, अब ये जो 3 मेंबर अपॉइंट हुए हैं जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये कौन कौन है? तो पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। दूसरा, ए चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, एंड तीसरा, ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। अब आप पूछेंगे डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कौन है? मतलब जिनको लॉ का बहुत नॉलेज हो। ये तीनों इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज पे वो सही है भी या नहीं है। नंबर 5, और अगर ये कमेटी ने ये बोल दिया यस द जज इज गिल्टी, देन इस मोशन को आगे पास कराया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और अगर कमेटी ने ये बोल दिया कि ना नो द जज इज नॉट गिल्टी,
देन उस मोशन को वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। ओके, नाउ नंबर 6, दोनों हाउस से अगर ये पास हो गया यानी 2/3 मेजोरिटी से, देन आगे ये एड्रेस प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट होगा। ओके, नंबर 7 एंड फाइनल, और फाइनली प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे, यानी अगर वो कमेटी ये बोल दी यस द जज इज गिल्टी, तो ये चीज़ अब प्रेसिडेंट के पास चली गई। ठीक है, एंड फाइनली प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे यानी साइन करके देंगे, और एट ए टाइम जज को रिमूव किया जाएगा, यानी जज को हटा दिया जाएगा। अब आप ये हिसाब लगा लो कि कितना लेंदी प्रोसेस है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। आपको अगर बता दूं तो आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है, प्रोसीडिंग्स हुई है बट हटाया नहीं गया है। वो कौन थे जिनकी प्रोसीडिंग्स हुई थी? तो उनका नाम जस्टिस वी रामास्वामी था, जो 1991 से 1993 में जज थे सुप्रीम कोर्ट के। एक्चुअली जो 3 मेंबर्स की कमेटी बनी थी, उन्होंने इन पे मिसबिहेवियर के चार्जेस भी लगाए थे, बट जो मोशन था वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया, just because of Congress abstained from voting. Now come to the topic acting, ad hoc and retired judges. तो क्या है ये? So acting chief justice क्या है? यानी आर्टिकल 126, The president can appoint a judge of the Supreme Court as an acting chief justice of India. यानी प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। कब? तो पहला रीजन है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सीट है वो वैकेंट है, यानी खाली है। दूसरा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एब्सेंट है, यानी छुट्टी पे कहीं बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री। एंड तीसरा, जो चीफ जस्टिस हैं वो असमर्थ है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, वो किसी मेडिकल लीव पे गए हैं, या उनके घर के सामने मान के चलिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या दंगा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो निकल नहीं सकते हैं, तो चारों तरफ से लोग उनके घर के वो घेरे हुए हैं। इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकती है, और इसे हम लोग एक्टिंग जज करते हैं। ओके, नाउ एडहॉक जज क्या है, यानी आर्टिकल 127। आपको तो पता ही है दोस्तों कि एक टाइम में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे हियरिंग चलते हैं, और एडहॉक का मतलब सिंपल वर्ड में ये समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास काम करने के लिए जजेस की स्कैरसिटी है, तो उस पोजीशन पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं टेम्पोरली। ओके, परमानेंट नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ टेम्पोरली बात कर रहा हूँ, तो उसे हम एडहॉक जज बोलते हैं। बट एडहॉक जज वही बन सकते हैं जो फुल्ली क्वालिफाइड हों सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। और हाँ, जो एडहॉक जज अपॉइंट होते हैं उनके पास सारी पावर टेम्पोरली दी जाती है। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है। एंड वन थिंग मोर, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके जो रिटायर्ड जज हैं, यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी टेम्पोरली सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, यानी एडहॉक जज बना सकते हैं। आई होप कि आप दोनों समझ गए होंगे एक्टिंग जज एंड एडहॉक जज क्या है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग आते हैं द रिटायर्ड जज पे। ओके, तो अभी मैंने बताया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चाहे तो कोई भी रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हु इज ड्यूली क्वालिफाइड उनको एज ए सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं, only with the consent of the president and of that retired judge who is appointed, and also such a judge is entitled to such allowance, salary, power, privileges of a judge of the Supreme Court, but he will not otherwise be deemed to be a judge of the Supreme Court. यानी जब उनका काम हो जाएगा तब उन्हें बाय रिस्पेक्टफुली पोजीशन छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि वो अब अपॉइंट हुए हैं तो वो हमेशा काम कर सकते हैं, मीन्स उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बोला नहीं जाएगा ऑफिशियली। वो अलग बात है कि किसी कंडीशन पे रिटायर्ड जज अपॉइंट हुए हो। नाउ आई होप टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस, एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं सीट्स एंड प्रोसीड्यूर की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला हुआ है दिल्ली विल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो दिल्ली के अलावा किसी और जगह पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बना सकते हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 बेंच है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड लखनऊ बेंच। उसी तरह से सीजेआई साहब चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जगह भी बेंच को बना सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मैंडेटरी नहीं है, सीजेआई चाहे तो मल्टीपल बेंचेस भी बना सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, उनके मन पे है। बट हाँ, कोई कोर्ट या फिर कोई और ये नहीं बोल सकता, यानी कोई एग्जीक्यूटिव या फिर कोई कोर्ट ये नहीं बोल सकता है कि आप लोग पास सुप्रीम कोर्ट को कि अलग बेंच बनाना ही आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रोसीड्यूर ऑफ द कोर्ट की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनके अंदर काम करने का एक प्रोसीजर होता है, यानी अपना एक तरीका होता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस आते हैं या जो केस प्रेसिडेंट रिफर करते हैं वो एटलीस्ट 5 जजेस के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। जैसे बहुत सारे केस हैं, जैसे आधार एक्ट, बिरूवरी यूनियन लीगल डिप्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन सिंपल वर्ड्स वो केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट आनी है
तो उसमें एटलीस्ट 5 या उनसे अधिक जज होंगे। आर्टिकल 143 ऑल्सो सेज पावर टू प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि थर्ड जज केस उसमें क्या है। तो प्रेसिडेंट ने एक लीगल केस तो रिफर कर दिया था अंडर आर्टिकल 143 इन सुप्रीम कोर्ट, यानी जितने भी जजमेंट होते हैं वो सारे ओपन कोर्ट में होते हैं। एंड ऑल्सो ऑल जजमेंट आर बाय मेजोरिटी वोट। अब मेजोरिटी वोट क्या है, तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने केशवानंद भारती केस के बारे में सुना होगा, इसमें टोटल 13 जज और जो जजमेंट आई थी वो 7/6 से आई थी, यानी 7 लोग जो सपोर्ट कर रहे थे उनका कहना था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट 6 लोग उस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे, यानी मना कर रहे थे, बट 7 लोग ज़्यादा मेजोरिटी में थे, तो उस केस को मेजोरिटी वोट या मेजोरिटी केस बोलते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स क्या, यानी इंडिपेंडेंस यानी सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस क्या है, वो किस तरह से काम करता है, कैसे क्या होता है, वो हर चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन असाइन्ड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, यानी सुप्रीम कोर्ट को असाइन किया गया है बहुत अहम सिग्निफिकेंट रोल के लिए। क्यों? तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज ए फेडरल कोर्ट एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. It is also the guarantee of the fundamental rights of the citizens and also the guardian of the constitution. इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस बहुत एसेंशियल बन जाती है फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी असाइन टू सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट की तरफ से कोई इन्हें पूरी फोर्स नहीं कर सकता है, इन्हें पूरी निडरता या कहें तो विदाउट एनी फियर और फेवर इन्हें जजमेंट देना होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये किसी के प्रेशर में जजमेंट दे रहे हैं। That's why Supreme Court is called the guardian of the Constitution. इन्हें सब चीज़ को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के सेफ गार्ड को लेके कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। जैसे नंबर 1 मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसुलेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, यानी प्रेसिडेंट भले ही अपॉइंट कर ले या ओथ दिला दे, लेकिन ये सिस्टम चलेगा तो कॉलेजियन सिस्टम से, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका यहाँ नहीं चलेगा। तो एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनने का, नहीं तो ऑब्वियसली वो उन्हीं को जज बनाएंगे जो उनकी बात मानेगा, जो उनके हिसाब से जजमेंट देगा। ओके, so the provisions curtails the absolute discretion of the executive as well as ensure that the judicial appointments are not based on an political or practical considerations. Okay, number 2 security of tenure. अब क्या है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, बट उसकी भी एक प्रक्रिया है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही प्रोसेस से रिमूव किए जा सकते हैं जज। अब ऐसा नहीं है कि जो जज है वो प्रेसिडेंट के प्लीजर के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करती है। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि आज तक एक भी जज की सुप्रीम कोर्ट को इम्पीच नहीं हुए हैं। तो आपको ये बता दो दोस्तों, किसी भी जज को इम्पीच करने का कितना लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा से इम्पीच मोशन पास कराना होगा, ओवर एंड ऑल जो चेयरमैन एंड स्पीकर साहब है वो एक कमेटी बनाएंगे, वो 3 पर्सन भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो भी तो जज ही होंगे। किसी भी जज पे तभी इंक्वायरी बैठा सकती है जब वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के एलिगेशंस लगे हुए हों उन पे। ओके, नंबर 3 फिक्स सर्विस कंडीशंस, मीन्स अगर कोई जज अपॉइंट हो गया और जो उनकी सैलरीज, अलायंस, प्रिविलेजेस, लीव्स फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं हो सकती है, यानी सुविधाएं और सैलरीज बढ़ सकते हैं बट घट नहीं सकते, यानी जो भी सर्विस कंडीशंस पे अपॉइंट हुए हैं जजेस वो वही रहेंगे, बट एक ही टाइम पे इनकी सैलरीज घट सकती है। बट एक टाइम ऐसा है जब इनकी सैलरीज घट सकती है या सर्विसेज कम हो सकते हैं, कब? तो जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, बट आज तक अपने देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। नंबर 4 एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। तो एक्सपेंसेस चार्ज क्या है? वो खर्चा जिसके अगेंस्ट पार्लियामेंट के मेंबर वोटिंग डाल के उस खर्चे को नहीं रोक सकते हैं, हम एक्सपेंसेस चार्ज उसे बोलते हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ साथ जो उनके स्टाफ हैं, उनकी सैलरी, अलायंस या पेंशन भी एक्सपेंसेस चार्ज में आएगा। अब वो चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्यों ना हो, वो भी एक्सपेंस चार्ज में आता है। एंड सबसे मेन बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है, अगर वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में जो भी खर्चा होगा वो भी एक्सपेंस चार्ज में आएगा। नंबर 5 कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का जो भी व्यवहार है या जो भी तौर तरीका है वो उस चीज़ को आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू है तो होगा।
यानी आपने ऑफिशियल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी करे अपने डिसीजंस के साथ, उसका डिस्कशंस पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। अब वो अलग बात है कि अगर वो करप्शन कर रहे हैं, किसी ऑफ ड्यूटी या मिसबिहेव कर रहे हैं, वो चीज़ पे चर्चा हो सकती है। नंबर 6, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। यानी जो भी रिटायर्ड जज होंगे उन पे बैन इसलिए लगाया गया है, कहीं वो रिटायर होके किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस ना स्टार्ट कर दे एडवोकेट बन के, आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें पेंशन भी मिलेगा। नंबर 7, पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी को भी पनिश कर सकता है और उनकी जो भी डिसीजंस या एक्शंस होंगे उन पे कोई चर्चा या बहस नहीं होगी। मीन्स कोई उनके डिसीजंस पे क्रिटिसिज्म नहीं होंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मन करे उसको पनिश कर दे, ऑब्वियसली जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं किए हैं या एनी अदर रीजंस। नंबर 8, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये सीजेआई का डिसीजन है कि कितने उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, स्टाफ चाहिए या सर्वेंट्स चाहिए, वो खुद डिसाइड इंडिपेंडेंटली करेगी। एग्जीक्यूटिव्स उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नंबर 9, इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेंड। यानी जो सुप्रीम कोर्ट्स की पावर है वो कम नहीं हो सकती है बल्कि इंक्रीज हो सकती है। नंबर 10, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑलरेडी सेड दैट स्टेट स्टेप लेगा एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करने के लिए इन पब्लिक फंक्शन। आपको याद होगा कि हमारे देश के आज़ादी से पहले जो डीएम होते थे उनके पास जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों होता था, मतलब वो कहा मतलब सजा भी वही देते थे। आफ्टर इट इज सेड इन आर्टिकल 50 टू सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो डीबीएसपी में लिखा हुआ है। अब आप इसे ये हिसाब लगा लो, पहले के टाइम में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दोनों पावर थी वो कितना पावरफुल होते होंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया वो है कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसके बाद है क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरीज, अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन होता है जज का, ओथ और एफर्मेशन कैसे लेते हैं, सैलरी और अलाउंस क्या होती है, टेन्योर एंड रिमूवल, एक्टिंग एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस क्या है, सीट एंड प्रोसीड्यूर्स क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी क्या क्या प्रोसीजर हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अब अगली वीडियो में हम लोग जितने भी जुरिडिक्शन हैं और उनके पावर हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।